अभी हाल ही में एक नोएडा में एक सरकारी कोई कार्य चल रहा था जिसकी वजह से एक लड़का उसमें गाड़ी लेकर गिर गया रात को। अगेन हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसकी मिस्टेक और इधर अथॉरिटीज की मिस्टेक। अब सेम चीज़ दिल्ली में होती है और वो और ज़्यादा सीवियर है कि एक अच्छे खासे रोड पर रातों रात 20 फुट का गड्ढा खोद दिया जाता है और एक कमल नाम का लड़का उस गड्ढे में गिर जाता है, मर जाता है और उसके माता पिता और परिजन सारी रात उसे खोजते हैं, कॉल करते हैं, 6 पुलिस स्टेशनों पर जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन कंप्लेन नहीं फाइल करता है। और फिर सुबह जाकर जब वो उसको खोजते खोजते उसी ऑफिस वाले रूट पर देखते हैं तब वो लड़का उस गड्ढे में पड़ा हुआ मतलब मृत पाया जाता है। अब भारत में या तो हम शायद इतने हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि सच में उसको मतलब वो डिमांड सप्लाई वाली चीज है कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सप्लाई में है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब अगर हमारी डिमांड नहीं है तो क्या जान की कीमत है सच में नहीं? तो क्या हमने इकोनॉमिक्स को इतना सीरियसली ले लिया है या फिर या फिर मुझे लगता है कि ये जो अथॉरिटीज हैं, सरकारी दिल्ली जल बोर्ड है जिनका यहाँ पर ये कार्य चल रहा था जिसके लिए खुदाई करी गई थी, या उसको कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो एटलीस्ट बैरिकेडिंग तक नहीं लगा पाते हैं। और मैंने विदेशों में देखा है कि वो लोग अगर कहीं रोड पर ऊपर चिनाई भी चल रही है ना, मतलब हल्का सा ऊपर का ऐसा कार्य चल रहा है तो एक आदमी रेगुलर वहां खड़ा रहेगा टू टेक दैट ऑरेंज कलर वो रिफ्लेक्टर डिपर लाइट्स, और वो ऐसे करता रहेगा कि कोई भी आदमी ऑल नाइट, मतलब अगर ऐसा काम चल रहा है कुछ भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहां पर कोई सेफ्टी बैरिकेडिंग तक नहीं थी और रात में दिल्ली के रोड्स पर आप लाइट्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उस लड़के की बहुत ही दुखद मौत हुई। बताओ यंग बॉय, हम क्या एज अ कंट्री 2047 का वो सपना देखते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे जब आज के युवाओं का दिल्ली जैसे शहर में ये हाल हो रहा है। मैं शुरू करूंगा चक्रधारी जी से। सर। मयंक, ये दिस इज अ सेकंड इंसिडेंट। अभी जैसे आपने बोला ना, नोएडा के बाद ये दिल्ली में सेकंड इंसिडेंट हो गया, और ये सेकंड इंसिडेंट है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। मतलब हमें जो पता चला है, भारत में ऐसे पता नहीं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं एवरी डे। ठीक है, तो इट इज नॉट अ वन ऑफ प्रॉब्लम, इट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और जैसे आपने बहुत सही से बोला कि हमारे डिमांड सप्लाई वाला सिस्टम है कि यहाँ पे 150 करोड़ हम, मतलब इतने सारे लोग हैं कि 15-20 मर भी गए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक एटीट्यूड जो है, जब तक ये नहीं बदलेगा, ठीक है, 2047 वाला सपना सपना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे मेन चीज, अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ। सबसे पहले तो आपका एक सिस्टम है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज करप्ट। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने पैसे बनाने से मतलब है और जिनको रोड सेफ्टी या सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपने एक और एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा कुछ बाहर के किसी देश में होता है तो एक बंदा खड़ा होता है वहां पे रिफ्लेक्टिव जैकेट पहन के और बेटन के साथ। तो वहां पे देखो यार, इसलिए होता है क्योंकि वहां पे अगर कोई आम नागरिक के साथ कुछ हादसा होता है किसी और के वजह से, ठीक है, तो दी कॉमन सिविलियन कैन सू, मतलब कोर्ट में ले जाके इस कंपनी को सू कर सकता है। ठीक है, और वो सू का जो रकम, जिस द मैग्नीट्यूड ऑफ मनी दैट इज गिवन इन सच लॉसूट्स, वो मिलियंस करोड़ों में जाता है। ठीक है, तो वो एक डर है वहां लोगों में। ठीक है, वहां पे ये जो डर है वहां के पुलिस में भी है कि देखिए, वहां पे जब कोई पुलिस अरेस्ट करता है तो एकदम कायदा कानून फॉलो करके अरेस्ट करता है, वरना किसी को ऐसे ही पकड़ के उठा के अंदर डाल दिया तो उसने केस कर दिया तो पुलिस को पैसे देने पड़ जाते हैं, और वो भी करोड़ों में। ठीक है, तो वहां पे एक वो सिस्टम है विच इज प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। जैसे हमने पिछले वाले पॉडकास्ट में बात किया था कि भाई जो सिस्टम है दैट इज करप्ट, इट इज नॉट एबल टू फंक्शन इट्स इन इट्स बेस्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज।
सो दिस इज द प्रॉब्लम। करेक्ट। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग चल रहे हैं, मर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग। द प्रॉब्लम इज पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे हम लोग दे रहे हैं, हम आम जनता दे रहे हैं, अपने टैक्सेस भरते हैं हम लोग। प्लस हमारे जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर रोड टैक्स लगता है, ठीक है, फिर कोई टोल टैक्स लगता है। मतलब हमारी जिंदगी टैक्सेस में ही निकल जाती है, ठीक है। इसके बावजूद we do not get the kind of quality that we deserve. And I think it is not even about the quality, ये तो केवल बेसिक राइट टू लाइफ है। मतलब आप चलते हुए मेरे लिए गड्ढा प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में जा रहा हूँ और एनिमी आर्मी ने मेरे लिए झांसा प्रिपेयर करा हुआ है कि मैं उसमें गिर के और मर जाऊं। बिल्कुल। और ये सब इसलिए हो रहा है ना मयंक, क्योंकि जो सिस्टम है वो करप्ट है। क्योंकि अगर सिस्टम सही होता तो सिस्टम ने इस कॉन्ट्रैक्टर को एक एसओपी का लिस्ट दिया होता। उस एसओपी में ये लिखा होता कि अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं तो आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही खोद सकते हैं। और जब आपने गड्ढा खोदा तो उसके चारों तरफ आपको वार्निंग साइंस लगाने हैं। ये सब लिस्ट दे मिलता ना उसको, कॉन्ट्रैक्टर को। एग्जैक्टली करेक्ट। ये लिस्ट मिला क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को? नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि जिस अधिकारी ने उस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया उसको खुद को पता नहीं होगा ये चीजें करनी होती है, या उसने पैसे लेकर उसको काम दिया होगा। पैसे लेके काम दिया। देखिए वही कह रहा हूं ना मैं, हमारे सिस्टम में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे गवर्नेंस सिस्टम में ऐसे करप्ट लोग कहां से आए हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं? करप्शन की वजह से आए। तो आज अगर हमारे इफ आई हैव टू पुट कॉल वन एनिमी ऑफ द स्टेट, एक दुश्मन जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है करप्शन। एग्जैक्टली। ना कोई पार्टी, ना कोई एक एजेंसी, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन है। जब तक ये हमारे सिस्टम में है लोग मरते रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी जीरो होगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही वी विल गेट यूज्ड टू इट कि हाँ ठीक है यार मर गए, कोई नहीं, होता है। हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। दैट इज रूट कॉज इज करप्शन मयंक। एग्जैक्टली। करप्शन इज द रूट कॉज फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। आप कोई भी प्रॉब्लम उठा, मेजॉरिटी ऑफ देम जो हो रहा है, आई विल हेल्प यू टू आई विल ड्रॉ अ लाइन, आई विल ट्रैक इट बैक टू करप्शन एट सम लेवल। इट इज या अगर हम देखते हैं तो हार्डली ऐसी कोई चीज दिखती है ही नहीं कोई ऐसी चीज। जी। तो इस इसी टॉपिक पर मैं धर्मेंद्र भैया से उनके पॉइंट जानना चाहूंगा। जी भैया। जी मैं धन्यवाद। मुझे तो हंसी आती है, बार बार सिविक फेलियर है। भारत में सिविक फेलियर है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है पूरे इस अर्थ पे, और यही सिविक फेलियर है। हम मानव बचाने की बात कर रहे हैं ना। 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हम मानव बचाएंगे, हम पाकिस्तान को बचाने चले जाते हैं, है ना, बिरयानी खाने चले जाते हैं, हम अफगानिस्तान को पैसा दे देते हैं बचने के लिए, हम कोविड में जगह जगह कोविशील्ड भेज देते हैं या कोवैक्सीन भेज देते हैं, सब ठीक है। अरे भाई तुम्हारी राजधानी है दिल्ली, ये कोई महाराष्ट्र के छोटे गांव की बात नहीं है जहां आबादी 200 लोगों की हो, या ये पहाड़ों में हिमाचल में जहां त्रासदी आती है उस जगह की बात नहीं हो रही है। ये दिल्ली की बात हो रही है, राजधानी की, भारत की राजधानी है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। और दिल्ली में भी वो पॉश एरिया के निकट आने वाला क्षेत्र है, और आप गिरफ्तार कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को और लेबर को जिसने गड्ढा खोदा है। उसका तो काम है गड्ढा खोदना, उसकी क्या गलती थी इसमें? गड्ढा खोदना तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, कॉन्ट्रैक्टर का काम है काम करना। कॉन्ट्रैक्टर पे निगरानी रखना किसका काम है? जैसे सर ने कहा सेट एसओपी बनाने का काम किसका है, और एसओपी बना के दिया भी था, उसकी जांच कौन करेगा? और मैं तो ये कहता हूँ कि पोस्टमार्टम में जब किसी की मौत हो जाती है इन सब घटनाओं के बाद, तो क्या लिखा है? नाक मुंह में मिट्टी चले जाने के दबाव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप सर ने जैसे कहा कि करप्शन लोग किस लेवल पे करप्शन है, आप देखिए कि ठीक है
भारत के देश में मेडिकल है ना, मेडिकल साइंस है, तो साइंस जो सबसे ऊंची बात कहता है कि बिल्कुल बारीकी से हर चीज की जांच होनी चाहिए, उसका निरीक्षण होना चाहिए, एनालिसिस होने के बाद रिपोर्ट होनी चाहिए। इतना सा लाइन लिख देने में क्या दिक्कत थी कि गड्ढा खोदने की वजह से लड़का गड्ढे में गिरा, गंदा मिट्टी पानी उसके मुंह में गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इतनी सी लाइन लिख देंगे ना तो ये सब नपते। दुबे जी आपने एकदम सही कहा, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। आपने जिस लाइन को ऐड करने के लिए कहा ना कि गड्ढा खोदने की वजह से ये गिरा अंदर, वो जो है वो मेडिकल परव्यू में नहीं आता है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, नाक मुंह में मिट्टी चली गई ये प्रिव्यू में आता है। मिट्टी गई कैसे उसके अंदर, आप मुझे बताइए। प्राइमा फेसा पुलिस ने रिपोर्ट बनाई होगी, पुलिस ने क्या देखा, गड्ढा खोदने की वजह से मृत्यु हो गई। अरे असल में उसके मृत्यु गड्ढे में गिरने की वजह से हुई है। मिट्टी तो सब्जेक्ट था ना, है ना, मिट्टी सब्जेक्ट था ना। बंदा मरा है वो सब्जेक्ट नहीं है सर। मिट्टी नाक मुंह में चली गई है, दबाव बन गया है, उसके प्रेशर बना उसके बॉडी पे। मुझे विज्ञान का कोई इल्म नहीं है, मेडिकल साइंस का, पर मैं सामान्य नागरिक हूँ, मैं इतना तो समझता हूँ। अगर मैंने देख के सड़क पे मैं नहीं चलता हूँ, ठोकर लगती है तो पत्थर की गलती है ये, या मेरे पैर की गलती है, या मेरी आंखें नहीं है मुझे उसकी गलती है। हम किस तरह के न्याय में बात करते हैं, हम कौन से करप्शन में जी रहे हैं? ये भी करप्शन है मेरी नजर से। अगर वो लाइन को खाली इन लाइन कर दे कि गड्ढा था या गड्ढा 5 फीट 6 फीट का होगा, आप देखिए मेडिकल तो ये नहीं कहता कि नहीं कर सकता, वो जांच तो करता ही है ना। जब किसी की सामान्य डेथ भी होती है तो फिर उसके पूरी बॉडी को क्यों चीर देते हैं? तो यहाँ तो मेडिकल साइंस कानून फॉलो कर रहा है। मेरे मानने से कानून को भी ये समझना चाहिए, मेडिकल साइंस में ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं उसको हाईलाइट करना चाहिए कि ये मृत्यु का कारण सड़क पे गड्ढा होने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से गड्ढे में लड़का गिरा, नाक मुंह मिट्टी गई, प्रेशर बना, मर गया। इतनी सी लाइन से क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी। किस चीज की अवेयरनेस फैलेगी? पुलिस सोचेगी कि ये वहां भी लिखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस की जो रिपोर्ट होती है फाइनल सबमिशन के बाद ही जांच का विषय होता है। अच्छा ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्टर को, मैं तो कह रहा हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं क्यों करूंगा? जो काम 1 लाख रुपए में होना है ठीक ठाक सा, वो काम मैं 12,000 में कर दूंगा क्या, सारे नियमों को फॉलो करते हुए? तो कॉन्ट्रैक्टर की तो गलती नहीं है। एज अ मैन प्रोजेक्ट मैनेजर मैं तो काम उसको देता हूँ जहाँ रेटिंग कम है, जहाँ पैसा कम है, मुझे बजट बचाना है। L1 है ना, L1 को लेना है ना, तो L1 तो वही है, L1 तो L ही है ना, आप उसको क्या करेंगे? बड़ा मजाकिया सवाल है कि इस पे जांच पूरी हो रही है, पूरे दिन में हल्ला मच रहा है, पूरे टीवी चैनल पे हल्ला मच रहा है, उसके बाद क्या होता है आप देखिए। लड़का गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, गिरफ्तार कर लिया गया कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद क्या होगा? जिसके घर का बच्चा मरा उसके बारे में किसी को नहीं पता। उनके घर का राशन पानी कौन चलाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो शीर्ष पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो अधिकारी है या मंत्री है वो जिम्मेदार नहीं है? क्या इससे वंचित है वो अधिकारी या मंत्री? उस पर जांच नहीं होनी चाहिए कि वो क्या करता है बैठ के? उसको सिर्फ साइन ही तो करने होते हैं। वो इतना भी नहीं देख सकता कि काम ठीक से नहीं चल रहा है और ये वोट मांगने चले जाते हैं। मुझे लगता है सर ये बार बार सिविक फेलियर नहीं है, और ना करप्शन का मुद्दा है, ये दिमाग में घुसा हुआ है लोगों के कि कुछ नहीं होता, कुछ भी कर लीजिए, किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे कमलेश तिवारी में गला काट के कोई मार दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोविड में लोगों को बेड नहीं मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हम जैसे लोगों को नहीं होती है क्योंकि हम हल्ला नहीं मचाते हैं। एमएसपी थोड़ा सा सरकार ने बढ़ाया घटाया, पूरी दिल्ली बंद हो गई थी। क्या हम ह्यूमन नहीं है कि बच्चे की मौत हुई है सड़कों पे आए बताएं सरकार को कि तुम्हारी गलती से मरा है, तुम्हारी लापरवाही से मरा है, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? कोई उठ के आया है? वहां तो सरकार ने ले लिया, क्या जी हमसे गलत नियम कानून बन गए थे, हम क्षमा चाहते हैं आपसे और हम एमएसपी वापस करते हैं। तो जब जनता के सामने का एग्जाम्पल है तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके घर की मृत्यु नहीं हुई ना।
और ये सदियों से चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इन दी अशोक टाइम किंगडम, राजा अशोक के समय में न्याय प्रणाली कैसी थी? चाणक्य ने जिन नियमों का पालन करने के लिए एक राजा अधिकारी दंडाधिकारी को बोला कि दंडाधिकारी की भी 3 वर्ष के अंदर जांच होती थी और उसका ट्रांसफर हो जाता था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमको ये दंडाधिकारी के माध्यम से दंडाधिकारी क्या होता है? जो दंड देता है ऐसी घटनाओं के पास, हाँ, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया अधिकारी एक ग्रामीण क्षेत्र में कि यहाँ यहाँ जो भी सीधे मगध से जो नियमावली चल रही है उसका पालन ठीक से होता है नहीं है। तो वह अधिकारी 3 साल के नियुक्त किया जाता था। 3 साल बाद अगर उसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं रही, उसकी रिपोर्ट समाज से ली जाती थी। तो अगर वो हिमाचल में कोई दंडाधिकारी या कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है किसी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए यानी दक्षिण से व्यक्ति आएगा और वो सामान्य जन से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि इस अधिकारी का क्या व्यवहार है, और नियमों के अनुसार पूछेगा न्याय कैसा है, दंड कैसा है ना, वसूली कैसे करता है, समाज के बीच में आता नहीं आता है, पर्व त्योहारों में सम्मिलित होता है नहीं होता है। और अगर उसकी चेकलिस्ट में अगर वो फेलियर होता है तो उसको फिर उस जगह भेज दिया जाता है जहां उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसके अंदर उसका रिव्यू किया जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है और उसको दोबारा फिर किसी और जगह नियुक्त किया जाता है इन नियमों के अनुसार। अब मुझे बताइए, अगर एक चेकलिस्ट सरकार जारी करे समाज में और पूछे कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मालूम चल जाएगा। अब देखिए राजधानी में क्या हो रहा है। नोएडा राजधानी सटा हुआ एरिया है जहाँ एक बड़े से गड्ढे में किसके फेलियर से, चलो ये तो कोई लेबर था, कॉन्ट्रैक्टर, छोटा कॉन्ट्रैक्टर था, वो तो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, उसका क्या हुआ? तो ये तो सिविक बार बार सिविक फेलियर है। ये किसकी गलती है? मेरी गलती है, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, या मैं देख के नहीं चल रहा हूँ, या मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। आप चला रहे हैं, इसी गलती है, घर में रहना चाहिए, ऐसा कहना चाहती है सरकार। और सरकार कौन है? जिसे हमने चुना है, इसको हम चुन के लाए हैं, हम पे थोपा नहीं गया है, हमने वोट दिया है इनको। और मैं कहता हूँ सरकार की गलती नहीं है, ये सारी गलती उन लोगों की है जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। क्योंकि इस केस के बाद फिर कोई नया केस होगा, फिर कोई नया केस होगा, फिर चर्चाएं होंगी, रिजल्ट नहीं आने वाला। क्योंकि जैसे सर ने कहा, ये दीमक की तरह बॉडी में लग चुका है करप्शन। माइंड कंट्रोल नहीं होगा तो ये ठीक नहीं होगा, और ये पहले करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये तो कह देंगे। ऐसा तो होता रहता है, लोग गिर जाते हैं गड्ढे में। जैसे किसी बड़े नेता ने कहा था, लड़के हैं गलती कर देते हैं, यादव जी। हाँ, तो यही है कि ये तो डरने का विषय है। हम पाकिस्तान के अटैक से तो लड़ लेते हैं, ये करप्शन में बैठे हुए इन लोगों से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि यहाँ तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना, ये हर जगह आर्मी लगाई जाए। मतलब भारत में इसके लिए भी आर्मी रिक्रूट किया जाए ना, क्योंकि भरोसा पब्लिक सेफ्टी। हाँ, तथाकथित सरकार के लोग ये बोल देते हैं कि ये जिम्मेदारी से देखा जा रहा है, इस पे जांच चल रही है। अबे तुम जांच करते हो? कौन करता है जांच? साफ साफ दिख रहा है, गड्ढे में बंदा गिरा, मर गया, रिजल्ट मिल गया तुमको, सामने एग्जांपल है, और तुमको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि ये चीज बार बार हो रही है। अभी रिसेंटली बाढ़ के दिनों में, बारिश के दिनों में, लड़का फ्लैट के नीचे ही पानी में सोता रह गया था, वो ओवरफ्लो की वजह से, इसी दिल्ली की। दुबे जी, प्रॉब्लम वही है ना कि देखिए, आम जनता को ये पता ही नहीं है कि जब कोई बोलता है कि जांच हो रही है तो उनको व्हाट आर द पैरामीटर्स, उनको वही पता नहीं है। इसीलिए हम लोग ना, जब कोई बोलता है कि जांच चल रही है तो हम लोग उसमें बोलते हैं हाँ यार जांच बड़ी चीज है, बहुत इन डेप्थ चीज होगी, तो चल रही होगी। जो जांच ये घटना होने के बाद करते हैं, वो थोड़ी सी जांच घटना होने से पहले वो थोड़े से एक्शन ले लेते, तो वो घटना ही नहीं होती। एग्जैक्टली, नो, दैट इज वेयर आई कम इन प्लेस। सिक्योरिटी वही तो है। सिक्योरिटी वो है कि जो दुर्घटना को होने से रोके, होने से पहले प्रिवेंट करे।
दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वो नहीं है जो घटना होने के बाद वहां पे 10 गाड़ियां आ जाएं और बैरिकेड लगा के उसको सील कर दे। दैट इज नॉट सिक्योरिटी। ठीक है। और इस केस जी सॉरी नहीं, इस केस में भी जब जैसे दुबे जी ने सही कहा, एकदम जांच हो रही है, तो यार व्हाट इज, ऐसा क्या है इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसमें? आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उसमें कि वो किस स्पीड से आ रहा था और वो किस स्पीड से फिर वो किस एंगल से वो उसने जाके गड्ढे में किस मतलब डेप्थ पे, वो 20 फीट का गड्ढा था तो किस लेवल पे उसकी बाइक लगी होगी, वो कैसे गिरा होगा, मतलब आप क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? मुझे लगता है वो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो सही में अपराधी है उसे बचाने के लिए हम कैसे और को ढूंढें। करप्ट देखिए, पूरी घुमा के ना बात पूरी घुमा के करप्शन पे आती है। जब तक आपके सिस्टम में करप्शन है तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस। ठीक है ना, आपके पास सिक्योरिटी है ना आपके पास जस्टिस है। और ये जो करप्शन है ये पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, ये सिस्टम के कुछ ऐसे लोग करप्ट हैं who are sitting at certain very important positions। पूरा सिस्टम करप्ट होता ना तो आज हम लोग ऐसे नहीं बैठ के बात कर रहे होते। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जब लोग बोलते हैं ना कि पूरी की पूरी पुलिस करप्ट है, गलत। आपको आइडिया ही नहीं है, अगर पूरी पुलिस करप्ट हो जाए तो आपका मेरा हाल क्या होगा। करेक्ट, चल नहीं पाएंगे बाहर सड़क पे। ठीक है, तो पूरी पुलिस करप्ट नहीं है, पूरा लीगल सिस्टम करप्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो करप्ट हैं दे आर सिटिंग एट सर्टेन की पोजीशंस, जिसके वजह से एक मूवी में भी वो डायलॉग है ना, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो ठीक से काम करते नहीं है और दूसरे वो जो दूसरों को ठीक से करने नहीं देते, काम करने नहीं देते। करेक्ट। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो जब लोग कोई पुलिस को करप्ट बोलता है ना तो मेरे को ठीक नहीं लगती है वो बात, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। इट इज फ्यू पीपल जिन्होंने पूरे सिस्टम को ठीक होने से रोका हुआ है और जो करप्ट बना के रखते हैं, क्योंकि उनकी करप्शन भी चलती रहे। बिल्कुल। वरना आप देखिए यार, हमको 70 साल हो गए, ठीक है, 75 इयर्स हो गए हमको इंडिपेंडेंस में। आज अगर हम लोग चाहें, कितने पुलिस रिफॉर्म्स ये आए हैं हमारे पास, कितने लोगों ने पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च किया है? काफी लोगों ने किया है, मेरे ख्याल से 2 या 3 पुलिस रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, मतलब फाइलें बनी हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, मगर उनमें से कितना इम्प्लीमेंट हुआ है आज तक? मतलब 75 इयर्स में आज भी अगर आप एक ऐसे पुलिस को देख रहे हैं जिसके पास बंदूक है कमर में, मगर जिसके अंदर इतनी फिटनेस नहीं है कि उसकी बंदूक छीन के कोई भाग जाए तो उसको जाके पकड़ पाए, फिर आपने क्या पुलिस रिफॉर्म किया है? आप बताइए जरा। और मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेटिव टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर एक अनफिट कॉप है जिसके पास वेपन है, 4 लोग आके उसको तमाचे मार के पकड़ के उसका वेपन और जो गोलियां हैं छीन के भाग जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है बताइए आप? आप बाहर के देशों में देखेंगे तो ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होगा जो फिट ना हो, पहली बात। ठीक है, कुछ देशों में है अनफिट पुलिस वाले, लेकिन उनको वेपन नहीं मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड इकोनॉमीज। भाई हम लोग नंबर 3 पे है ना, तो हम अपने आप को नंबर 1 और नंबर 2 से कंपेयर करेंगे, नंबर 20 से तो कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग। एग्जैक्टली, करेक्ट। सर गड्ढों को लेके तो कर ही रहे हैं ना। सॉरी, गड्ढों को लेके तो कंपेयर कर ही रहे हैं अपने को। अरे अब है ना, सी दैट इज द रियलिटी। अगर हमें इंप्रूव करना है तो वी विल हैव टू लुक एट द डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड दैट शुड बी आवर गोल्ड स्टैंडर्ड। तो पुलिसिंग में, लॉ में हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, मैं क्या 2-3 महीने पहले जब दुबे जी से मिला, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट लीगल सिस्टम और अशोका के टाइम पे कैसे होता था लीगल सिस्टम एंड ऑल दैट।
मुझे लगा कि हमारे एंशियंट भारत में इतने बढ़िया बढ़िया लीगल सिस्टम्स होते थे, ठीक है, विच आर प्रूवन, मतलब जिनका डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास. Why are we not implementing that in our new age legal system? At the end, वो नहीं हो रहा है. कोई भी लीगल सिस्टम उसकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाना चाहिए ना. बिल्कुल. मैं आपको एक बात बताता हूँ. जैसे आपने एशियंट भारत की बात कही, विक्रमादित्य के समय में एक महिला के साथ कुछ अपराध हुआ और वो डायरेक्ट अप्रोच थी उनके समय में एवरी सिटीजन को कि वो राजा के पास अपना संदेश पहुंचा सकता था. जैसा कि आज आपने देखा होगा, रामायण में भी गुप्तचर होते थे राजा के, जो स्वयं जांच करते थे उन केसेस के, क्योंकि राजा के बारे में कहा गया है कि अपने गुप्तचरों के साथ साथ बाकी सहयोगियों पे भी निर्भर रहे, पर उन पे भी आंख रखे. ये केस था विक्रमादित्य के समय में. मैं शॉर्टकट में बताता हूँ. फरियादी के मैसेज गया राजा के पास, विक्रमादित्य के पास, और उनकी पेशी नेक्स्ट से थी. उसी बीच के समय में राजा ने आदेश दिया अपने सेना नायकों को या जो भी अधिकारी थे सबको उठा ला, बॉटम से लेकर टॉप तक, और सब लाइन से खड़े थे राजा के दरबार में, और वन बाय वन सबकी जिम्मेदारी चिन्हित हो रही थी कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया. एंड दे टोटल फेल्ड. सबसे पहले सर कलम हुआ टॉप अधिकारी का. उसके बाद का सबसे पहले दंड उस टॉप अधिकारी को दिया गया. तुम्हारा काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे आखिरी सिटीजन तक, चाहे वो इस क्षेत्र में हो या यहाँ से दूरस्थ क्षेत्र में हो. ये क्यों नहीं पालन? अगर इस तरह की न्याय व्यवस्था जिसकी हम बात करते हैं, जिसकी जहां सबकी जवाबदेही तय होगी, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगेंगे, जैसे बाकी कंट्रीज में है. आप बड़े विकसित देश की बात आपने कही, वहां पे जवाबदेही है. अगर वहां का शीर्ष पदाधिकारी भी कर्म पाया जाता है तो उस पर एजेंसियां जांच करके रिपोर्ट सबमिट करती हैं, उन पर कार्रवाई हो जाती है. हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? एक चीज और हमारे राजा के समय की कहानी मिलती है कि वो ऐसा नहीं था कि निर्भर रहते थे बाकी चीजों पे, स्वयं से भी जांच करते थे. तो जैसे ये मुद्दा है, इस मुद्दे के बाद जांच तो सीमित है ना इसमें, कि गड्ढा था, गिर गया, मर गया, जिम्मेदार कौन? सबको बुलाओ. जो अधिकारी हैं दिल्ली के, जो मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना, बुलाओ. और ऐसा नियम बनाए कि कल से रोड पे गड्ढे खोदने वाले, रात में गड्ढा खोदने का आपने आदेश दे दिया और रिफ्लेक्टर लगाने का आदेश नहीं दिया उसको. ये तो दोहरा चरित्र है ना, जैसे आपने कहा करप्शन है. पहली पॉइंट जो आपने रखा था कि उसे ज्ञान ही नहीं होगा कि ये गड्ढा रात में खुदने वाला है, आनन फानन में गड्ढा खोद दिया गया होगा, क्योंकि किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े नेता का आसपास घर होगा, उनको समस्या हो रही होगी, या किसी पार्टी के मेंबर ने फोन कर दिया होगा कि ये हमारे यहाँ समस्या है, मंत्री ने अधिकारियों को हड़का दिया होगा, और अधिकारी ने भी नीचे के अधिकारी को हड़का दिया होगा कि भैया ये क्या हो रहा है, जो मैं इस केस में डीपली समझता हूँ. और उसने भी किसी ऐसे अरे गहरे कॉन्ट्रैक्टर को उठा के बोला होगा, भाई फटाफट कर, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी. और उसने भी ऐसे लेबर को उठाया जिसको सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं पता. वो तो अच्छा है उसकी जान नहीं गई थी उसमें गड्ढे में, नहीं तो अब तक तो ये मुद्दा कुछ और बन जाता. देश खतरे में, संविधान बचाओ. सेफ्टी का मैटर तो रहता ही नहीं ना. पर इसमें जो असली मुद्दा है वो छुप गया कि जिस बच्चे की मौत हुई, एक परिवार का सदस्य चला गया, रोजगार वाला व्यक्ति चला गया, वो मुद्दा तो डब जाता ना. और ये यही कर रहे हैं. ये जो मूक मीडिया है इन बातों को उठाती नहीं है कि इसमें जवाबदेही किस किस की नहीं है. और थोड़ी देर बाद आएगा कि एक्चुअली वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, उसने देखा नहीं, वहां तो पोस्टर लगे थे. आप अभी नोएडा में जाइए, गौर सिटी चौराहे पे काम चल रहा है, मिट्टी के बड़े बड़े मूटे रख दिए हैं उन्होंने वहां पे. उसी जगह पे एक लड़का बाइक चलाते हुए रात को BMW से उस गड्ढे में गिरा और मर गया. और मैटर क्या था कि लड़का तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था. अरे तो जो BMW दी है, उसने खरीदी है, तो तुमने बेची क्यों उसको तेज चलाने के लिए? गलती है उसकी. तुम सड़क बना रहे हो, तुम्हारी गलती है. किसकी जवाबदेही थी? और मुद्दा गायब हो गया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तो इतना बड़ा है कि अगर आप गलती से उस एरिया में चले जाओ और आपको शिकायत लेने पहुंच जाओ, आप गायब हो जाओगे धरती से, मुद्दा वहीं का वहीं रहेगा. तो हम उस न्याय की बात करते हैं जहाँ, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, जैसे कि मैंने
पहले इंगित किया कि इसमें थोड़ा सुधार की जरूरत है। अगर सबकी जवाबदेही तय हो जाए तो सरकार से बड़ा और पुलिस से बड़ा कोई रखवाला है क्या इस देश में? इस देश ने न्याय भी किया है, इस देश ने न्याय भी किया है, और ये हमारे प्राचीन सभ्यता का समय से हो रहा है, समय से हो रहा है, आज भी होता है। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो इंस्टेंट न्याय करते हैं, तो उनकी संख्या कम है या उनके पास दायित्व इतने हैं कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, और जो अधिकारी हैं उनके क्या हाथ बंधे हुए हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं वो बीच का गैप है जो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है। मैं अगर अधिकारी बनूंगा तो मैं सेफ्टी की पहली बात करूंगा, पर क्या मेरे वहां जाने के बाद मेरा दायित्व तो बढ़ेगा तो मैं इन चीजों को देख पाऊंगा? ये बारीक चीजें हैं, तो somebody knows that कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सीवर खोदने का काम चल रहा है, आप देखिए रात में। ऐसी समस्याओं का समाधान तो सरकार को ही ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे घर का तो काम है नहीं वो, या मैन के घर का काम नहीं है। सड़क तो आप बना रहे हो ना, और आप तो कह रहे हो कि सड़क तो हमने ऐसी बना दी है कि आने वाले टाइम में गाड़ियां उड़ के बात करा करेंगी। कर तो रही है, रोड देखिए, रोड रेस किस आ रहे हैं। अभी कानपुर का केस था ना, 5 करोड़ वाली गाड़ी ने किसी को उड़ा दिया वहां पे, और उसके 10 बाउंसर थे उसे बचा के लेके चले गए। तो जनता का न्याय बहुत जरूरी है सर, पर जनता तो क्या करे ना, क्योंकि आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम तो सरकार का है, सिस्टम का है, और सिस्टम करप्ट है। पूरा नहीं है, थोड़ा तो है ना, और थोड़े ने जान ले रखी लोगों की, थोड़े से सिस्टम ने किसी की जान ले ली। किसी माँ का पुत्र चला गया, किसी बाप का बेटा चला गया, किसी पत्नी का पति होगा वो, किसी बहन का भाई होगा। ऐसे कितने केसेस हैं। नोएडा के केस में 2 घंटे उसका बाप चिल्लाता रहा मेरे बेटे को बचा लो, सरकार के पास सिस्टम नहीं था उसे ढूंढने का। और हम एआई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि यहाँ गाड़ी में बटन रखा हुआ है और ऑटोमेटिक मेट्रो चला रहे हैं। आप सोचिए तो ये तो मैं कहता नहीं हूँ कि इसमें सिस्टम की चूक है। आज भी इतने एडवांस सिस्टम है, तो पहले भी थे कि आप इसको छोटी चीज को सॉल्व कर दो। गांव में हम घरों में गड्ढा खोदते हैं ना गलियों में, तो वहां पत्थर की बैरिकेडिंग कर देते हैं कि कोई जानवर ना जाए। जी नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अटक गया है नेटवर्क, तो मयंक सम अप कर दो। ठीक है, तो चक्रधारी जी, मेरे ख्याल से आज की डिस्कशन से हमने ये चीज निकाली कि किस तरीके से करप्शन और लॉ, ये दो ही बड़े दीमक हैं जो सही तरीके से परफॉर्म। लॉ दीमक नहीं है, करप्शन दीमक है। लॉ करप्शन दीमक है, जिसकी वजह से लॉ भी सही से परफॉर्म नहीं होता। बिल्कुल 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 जी, तो देखिए इन्हीं मुद्दों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। और इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चक्रधारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र।